हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ और आज हम आपसे बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। लेज़र हेयर रिमूवल एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट हो चुका है। इतना कॉमन हो चुका है कि आजकल कुछ सर्विसेज घर पे आकर भी लेज़र हेयर रिमूवल कर देती हैं। लेकिन ये जितने भी एडवर्टीज़मेंट हो रहा है, जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसमें हमें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं बताया जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लेज़र हेयर रिमूवल के। जो लेज़र है वो एक मशीन है, उसके अंदर अपना कोई दिमाग नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक कलर को आइडेंटिफाई करती है और जहाँ भी ब्लैक कलर होता है वो उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर किसी के हेयर वाइट हैं तो लेज़र उस हेयर पे बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो अगर आप वाइट हेयर से सफ़र कर रहे हैं तो लेज़र उसमें फ़ायदा नहीं करेगा। यही सेम प्रॉब्लम ब्लॉन्ड हेयर के साथ भी आती है। ब्लॉन्ड हेयर भी लेज़र से इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और जैसा कि मैंने समझाया कि लेज़र सिर्फ ब्लैक कलर को आइडेंटिफाई करता है, तो जहाँ भी ब्लैक कलर होगा वो लेज़र की एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो एरिया बर्न हो जाएगा। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं भी ब्लैक कलर का टैटू है या डार्क कलर का टैटू है तो आप वहाँ पे लेज़र हेयर रिमूवल नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे लेज़र होगा तो वो टैटू वाले एरिया को भी बर्न कर देगा। अगला साइड इफेक्ट ये होता है कि जैसे मैंने समझाया कि लेज़र सिर्फ ब्लैक कलर को आइडेंटिफाई करता है। अगर किसी इंसान की स्किन बिल्कुल ही वाइट होती और हेयर ब्लैक होता तो सिर्फ और सिर्फ हेयर बर्न होता। लेकिन हम ब्राउन कलर के लोग हैं, हमारे स्किन के अंदर भी कलर है, तो अगर हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेज़र की एनर्जी स्किन भी एब्जॉर्ब करती है। तो अगर हमारी लेज़र की पावर हाई होगी तो हमारी स्किन पे भी बर्न हो सकता है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका लेज़र कर रहे हैं वो टेक्नीशियंस अच्छे से स्किल्ड हैं। नंबर 2 कि ये जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर के सुपरविजन में हो, ताकि हम अपने पैरामीटर्स को ठीक से सेट कर पाएँ। अगर हमने पहले ही सेशन में बहुत हाई पावर यूज़ कर ली तो उससे हेयर तो चला जाएगा, लेकिन साथ में स्किन का भी बर्न हो सकता है जो एक मार्क छोड़ सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम शुरू में कम पावर यूज़ करें और धीरे धीरे हम पावर बढ़ाएं। नेक्स्ट कॉमन कंसर्न ये होता है कि लोग सोचते हैं कि एक ही बार में लेज़र्स कराने के बाद हेयर रिमूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे कुछ हेयर होते हैं जो अगले 3 महीने में या 6 महीने में आने वाले थे, क्योंकि जो हमारा हेयर ग्रोथ होता है वो साइक्लिकल होता है। तो सिर्फ एक सेशन के लेज़र से हम रिस्पॉन्स नहीं पा सकते हैं। कम से कम हमें 2 to 3 सेशंस करने पड़ेंगे, जिसमें हम सारे हेयर फॉलिकल्स को टारगेट कर सकते हैं। और एक बार हमने सारे हेयर फॉलिकल्स को टारगेट कर लिया तब हमें विजिबल डिफरेंस दिखना शुरू होता है। तो अगर आप अपना यूनिफॉर्म लेज़र हेयर रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं तो कम से कम आपको 2 to 3 सेशंस लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट कंसर्न ये होता है कि क्या प्रेगनेंसी में हम लेज़र हेयर रिमूवल करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी में लेज़र हेयर रिमूवल नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं और इन फ्लक्चुएशन से हेयर ग्रोथ अपने आप बढ़ या घट भी सकती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में लेज़र हेयर रिमूवल करवाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। 4th, क्या हर इंसान लेज़र हेयर रिमूवल करवा सकता है? इसमें एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है। अगर स्पेशली लेडीज़ अगर वो किसी हार्मोनल डिसबैलेंस से सफ़र कर रही हैं तो उसमें लेज़र हेयर रिमूवल का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक स्पा या सैलून ट्रीटमेंट ना समझें। आप पहले एक डॉक्टर से मिलें जो ये इवैल्यूएट करेंगे कि आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है या नहीं। और अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है तो आपको हार्मोनल डिसबैलेंस की दवा करनी पड़ेगी और उसके बाद लेज़र करवाना पड़ेगा। अगर अपना हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो चाहे जितने मर्जी हम लेज़र सेशंस करते रहें, हेयर हमेशा ग्रोथ वापस आ जाएगी। नेक्स्ट साइड इफेक्ट ये हो सकता है जिसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस। इसका मतलब ये होता है कि लेज़र करने के बाद हेयर ग्रोथ और बढ़ जाए। जी हाँ, आपको ये सुन के अजीब लग रहा होगा कि लेज़र से ग्रोथ बढ़ कैसे सकती है, लेकिन ऐसा भी होता है। क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ब्लैक कलर है वो लेज़र की एनर्जी अब्जॉर्ब करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर जितना पतला बाल होगा वो उतना ही लेज़र की एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा और लेज़र से हीट जनरेट होती है। जब भी हीट जनरेट होती है, हीट जनरेशन होने से ब्लड सप्लाई बढ़ती है, उससे हेयर का डायमीटर बढ़ता है। तो जहाँ पे बहुत पतले बाल हैं वहाँ पे लेज़र हेयर को डिलीवर करने के बजाय स्किन को एनर्जी डिलीवर करेगा, जिससे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो जहाँ पर भी फाइन हेयर ग्रोथ है वहाँ पे लेज़र नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कई लेडीज़ के जैसे या कई मेन के भी इस एरिया में बहुत पतले बाल होते हैं, यहाँ पे हमें बिल्कुल लेज़र नहीं करना चाहिए। या फिर बैक पे बिल्कुल ही फाइन थिन जिसको फजी ग्रोथ बोलते हैं, वहाँ पर भी हेयर फाइन होते हैं, वहाँ लेज़र नहीं करना चाहिए। फेस पे भी, फेस एक बहुत ट्रिकी एरिया है। फेस पे जनरली जिनकी
पीच फर्स्ट जिसको बोलते हैं, जिसकी बहुत फाइन ग्रोथ होती है, वहाँ पर भी बिल्कुल लेज़र नहीं करना चाहिए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, जो इवैल्यूएट करें कि किस किस एरिया पे लेज़र हो सकता है और उसी एरिया पे लेज़र हो। सेकेंडली, हमें कभी भी ज़्यादा हाई पावर नहीं देनी चाहिए, हमें लो पावर से स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे पावर को बढ़ाना चाहिए। थर्डली, आप इसलिए भी अपने डॉक्टर से मिलें ताकि वो इवैल्यूएट कर पाएँ कि जिस मशीन से आपका लेज़र होने वाला है वो मशीन सेफ़ है कि नहीं, क्या वो यूनिफॉर्म एनर्जी डिलीवर कर सकती है कि नहीं, क्या उसके पास सेफ्टी के अवार्ड्स हैं कि नहीं। तो एक यूएस एफडीए एजेंसी होती है जो किसी मशीन की सेफ्टी को अप्रूवल देती है। तो आप जब भी अपना लेज़र कराएं, आप अपने डॉक्टर से पूछें कि जिस मशीन से लेज़र होने वाला है क्या वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि जो मशीन्स यूएस एफडीए अप्रूव्ड नहीं है उनकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत हाई होती है। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में डालें एंड हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।